नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। परियोजना में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड शामिल। बिहार में चल रहे एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में आज बुलाई प्रेस वार्ता। इससे पहले कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की गई है मतदाता सूची। तैयारी के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दल किए गए हैं शामिल। बीजेपी संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आज। बैठक में अहम राजनीतिक मुद्दों के अलावा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर के कठुआ के जंगलोट इलाके में बादल फटा, 4 लोगों की मौत। रेल पटरी, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलिस थाने को पहुंचा नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, पुतिन चाहते हैं यूक्रेन के और इलाके। यूक्रेन से रूस के साथ समझौता करने की अपील की। कल वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की की ट्रंप से होगी मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रोहिणी में 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी दिल्ली को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की आउटर रिंग रोड, मुकरवा चौक और धौला कुआं पर ट्रैफिक की भीड़ से बचाएगा UER-2। 30 किलोमीटर का लंबा खंड GT करनाल रोड, रोहतक रोड से आने वाले लोगों को गुरुग्राम और दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 5,580 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दोपहर 12:30 बजे रोहिणी सेक्टर 37 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करेंगे। मल्टी कनेक्टिविटी मॉडल पर ये परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिसमें कि कई टनल और अंडरपास जो है वो बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद से दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि अब जाम से राहत मिल सकेगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली से बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच होगी। औद्योगिक संपर्क में सुधार होगा, शहरी यातायात कम होगा और NCR में माल की आवाजाही में तेजी आएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत ही प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन करेंगे। ये 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये खंड यशोभूमि, DMRC की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, बिजबासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे कुल 29 किलोमीटर लंबा है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री ने इसके 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे का नवनिर्मित 10.1 किलोमीटर लंबा खंड एलिवेटेड है। ये दिल्ली द्वारका को गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। वहीं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 एक्सप्रेसवे से यशोभूमि पर आकर जुड़ेगी। इससे अलीपुर से सीधे गुरुग्राम तक बिना जाम की कनेक्टिविटी मिलेगी। अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER-2 का उद्घाटन करने वाले हैं। इन परियोजनाओं से राजधानी की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है और जाम से मिलने वाली है आपको मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और कल की बहुत खुशी की बात पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा के लिए है कि शिव मूर्ति से लेकर अलीपुर तक आप 20 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे और कल आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दे रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी की खुशी है और कल द्वारका को ये रोड मिलने की खुशी होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
जानकारी के अनुसार ये बैठक आज शाम होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार आज होने वाली इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की संभावना है। भाजपा संसदीय बोर्ड जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की सिफारिश के आधार पर उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी तय कर सकता है। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी। इसमें राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार राजा गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा संसदीय बोर्ड में तय उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक मंगलवार को 9:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें सभी घटक दलों के सदस्य और कुछ बड़े नेता मौजूद रहेंगे। संसद के इस मॉनसून सत्र में राजग संसदीय बोर्ड की दूसरी ये बैठक है। इससे पहले 5 अगस्त को राजग संसदीय बोर्ड की संसद के वर्तमान सत्र में हुई पहली बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया था। उसी बैठक में यह तय हुआ था कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की सिफारिश भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने राजग गठबंधन शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन 21 अगस्त को दिल्ली में रहने को कहा है। 20 अगस्त को राजग का रात्रि भोज कार्यक्रम आयोजित होने की भी संभावना है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आपको बता दें 21 अगस्त है और आवश्यकता हुई तो मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा। इस चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्यों और लोकसभा के सभी गैर नामित सदस्य मतदाता होते हैं। भाजपा ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अपने सांसदों को 6 से 9 सितंबर तक अनिवार्य रूप से राजधानी में रहने का निर्देश दिया है। इस दौरान वे भाजपा मुख्यालय में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पर होने वाली कार्यशाला में भाग लेंगे। और आज चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस वार्ता होने वाली है। नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोपहर 3 बजे राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन करने जा रहे हैं। उनके साथ उनके दोनों सहयोगी आयुक्त भी होंगे। चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि एसआईआर पर विपक्ष के विरोध के बीच कानूनी और व्यवहारिक परिस्थितियों पर विस्तार से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार की सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसमें 65 लाख से अधिक नाम ऐसे पाए गए हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या वे राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। साथ ही उनके नाम में 1 से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। आयोग ने बिहार में गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के पहले चरण के बाद 1 अगस्त को नई मतदाता सूची का मसौदा जारी किया है और लोगों से उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। बावजूद इसके अब तक एक भी राजनीतिक दल ने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनका प्रयास ये है कि किसी भी राज्य की सूची में किसी वैध मतदाता का नाम ना छूटे, लेकिन कोई अवैध अपात्र नाम भी सूची में ना रहे। आयोग के सूत्रों ने बताया कि पूरे देश में 4 साल में मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाने की योजना निर्धारित कर रखी है। बिहार में मतदाता सूची की गहन समीक्षा का मुद्दा इस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी है। आयोग के काम पर कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले चुनावों की मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर उठाई जा रही चिंताएं निराधार हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसी उद्देश्य से दावे और आपत्तियों की अवधि तय की जाती है ताकि समय रहते गड़बड़ियों को सुधारा जा सके। चुनाव आयोग ने 10 बिंदुओं में बयान जारी कर कहा है कि अगर मुद्दे उसी समय उठाए जाते तो संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी कि ईआरओ उन्हें जांचकर सही पाए जाने पर सुधार कर सकते थे। चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं और राजनीतिक दलों को त्रुटियों को सुधारने के लिए उचित समय और अवसर दिया जाता है। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि अगर देश में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली कानून द्वारा परिकल्पित एक बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत संरचना है,
चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जो कि एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तर के अधिकारियों की सहायता से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं। ईआरओ और बीएलओ मतदाता सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी लेते हैं। प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और सभी के देखने के लिए ईसीआई वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध होता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद डिजिटल और फिजिकल कॉपियां फिर से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और ईसीआई वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अपील की 2 स्तरीय प्रक्रिया उपलब्ध होती है, जिसमें पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास और दूसरी अपील प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ईसीओ के पास की जाती है। कानून, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की पहचान अत्यधिक पारदर्शिता होती है। प्रेस नोट में आगे कहा गया है कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों यानी कि बीएलए ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की। उन्होंने एसडीएम, ईआरओएस, डीईओ या सीईओ को कोई त्रुटियां नहीं बताई। हाल ही में आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों सहित मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मतदाता सूचियों के साथ किसी भी मुद्दे को उठाने का उपयुक्त समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता जो कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को साझा करने के पीछे का उद्देश्य है। अगर ये मुद्दे सही समय पर सही माध्यमों से उठाए गए होते तो इससे संबंधित एसडीएम या ईआरओ को उन चुनावों से पहले गलतियों को, यदि वो वास्तविक थी, ठीक करने में सक्षम बनाया जा सकता था। ईसीआई राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता द्वारा मतदाता सूचियों की जांच का स्वागत करता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट किए गए वोट चोरी को लेकर साझा किए गए वीडियो को भ्रामक बताया है। आयोग के फैक्ट चेक में सामने आया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के माध्यम से बनाया गया है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियां कानून के अनुसार और पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जा रही हैं। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सचिव स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, हवाई उड़ानों, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का यह दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सितंबर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हो रहा है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। किश्तवाड़ में हाल ही में आई आपदा के बाद अब कठुआ जिले में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जगहों पर भारी नुकसान की खबर है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे और कठुआ थाना परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत हरकत में आ गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसएसपी शोभित सक्सेना से बात की है। बादल फटने की घटना की सूचना मिलने के बाद नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत हरकत में आ गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के जोध, खड्ड और जुथाना सहित कई इलाकों में हुए भूस्खलन से हुई दुखद जनहानि और क्षति पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राहत, बचाव और निकासी उपाय करने के निर्देश दिए हैं।
किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 58 हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस जवानों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए बड़ी और अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं और अभियान की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहाँ भी भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश हो रही है। भूस्खलन और बारिश की वजह से मंडी नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग वाया कटौला भी बंद किया गया है। वहीं पिरडी के डेहरा नाले में आई भीषण बाढ़ में एक कार और एक बाइक बह गई। ये घटना उस समय हुई जब भारी बारिश के कारण नाले में जलस्तर अचानक बढ़ गया। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि कार और बाइक को मलबे में बहा ले गया। बाढ़ के कारण कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। आईएमडी ने मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना के साथ ही बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। और आइए अब बात करते हैं असम की। गुवाहाटी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बरसात के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ, जिसके कारण इससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाई हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों के दौर को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतरिक्ष में परचम लहराने के बाद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के पहली बार भारत पहुंचे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला का परिवार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। साथ ही छात्रों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला अमेरिका के टेक्सास से नई दिल्ली पहुंचे हैं। स्वदेश वापसी के तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और ISS में अपने यादगार अनुभवों को और प्रयोगों को उनके साथ साझा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली के बाद वह अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे। और अब एक अच्छी खबर, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 47% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
जहां बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 8.43 अरब डॉलर रहा था, वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह निर्यात बढ़कर 12.4 अरब डॉलर हो गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मेक इन इंडिया की एक सुखद सफलता की कहानी है, जिसने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वर्ष 2015 में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मात्र 31 अरब डॉलर था, वहीं यह अब बढ़कर 133 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस एक दशक की यात्रा भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप 2014 में हमारे पास केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी, जो आज बढ़कर 300 से अधिक हो गई हैं। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, आज सुबह करीब 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ करीब 25 राउंड फायरिंग की है। वारदात के दौरान एल्विश यादव की मां सुषमा यादव घर पर मौजूद थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सेक्टर 56 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश के घर पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के दौरान एल्विश की मां घर पर थी। 25 राउंड की फायरिंग की गई है। सुबह 5:30 बजे की ये वारदात है। पुलिस जांच में जुट गई है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां गुरुग्राम में आज सुबह करीब 5:30 बजे यूट्यूबर एल्विश यादव के बाहर कुछ बदमाशों ने आकर फायरिंग की है। अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन की अहम बैठक के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने डोनेट्स्क क्षेत्र को रूस को सौंपने की मांग की है। अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो रूस संघर्ष को वहीं रोकने के लिए तैयार है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि युद्ध विराम के बजाय पुतिन की प्राथमिकता व्यापक शांति समझौते की है। वहीं कल वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। कनाडा की सरकार ने एयर कनाडा की हड़ताल में हस्तक्षेप किया है और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। हड़ताल के कारण हफ्ते के अंत में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई। जॉब्स मिनिस्टर पैटी हेजदू ने एयरलाइन और कनाडाई पब्लिक एम्प्लॉयज यूनियन के बीच अनिवार्य मध्यस्थता का आदेश दिया है। ये फैसला शनिवार सुबह हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटे बाद लिया गया। कनाडाई पब्लिक एम्प्लॉयज यूनियन में एयर कनाडा के 10,000 से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स का प्रतिनिधित्व करती है। पैटी हेजदू ने बयान में कहा कि सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग के बावजूद दोनों पक्ष समय पर अपने मतभेद नहीं सुलझा पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना जरूरी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का कहना है कि हड़ताल से हर दिन लगभग 500 उड़ानों पर असर पड़ेगा। अटलांटिक महासागर में कैरेबियन के उत्तर में बना हरिकेन एरिन सिर्फ एक दिन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म से कैटेगरी 5 के ताकतवर तूफान में बदल गया है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने यह जानकारी दी है कि एरिन ने तेजी से रफ्तार अब पकड़ ली है। इसके बाद अब 160 मील प्रति घंटा यानी कि लगभग 255 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जबरदस्त हवाएं चल रही हैं। 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ये हवाओं के साथ ये तूफान अभी समुद्र में है, लेकिन पास के द्वीपों में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी अब जारी कर दी गई है। तूफान इस वक्त एंगविला से 180 किलोमीटर उत्तर में था और पश्चिम की ओर 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। और खेल की खबरों का रुख करें तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 36वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस बार संडेज ऑन साइकिल में देश भर में हजारों एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एकता और अनुशासन के साथ फिट इंडिया के नारे को भी बुलंद किया। देखिए हमारे सहयोगी सुशील कुमार की ये खास रिपोर्ट।
फिट इंडिया के संकल्प को साकार करने और फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 36वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शानदार तरीके से हुआ। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में इस बार एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ हजारों साइकिलिस्ट और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजकों में खासा उत्साह नजर आया। साइकिलिंग को आगे लेते हुए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें ऐड की है, जैसे जुम्बा, योगा, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, ताकि जो फैमिलीज़ बच्चों के साथ आते हैं, पार्टिसिपेंट्स के साथ आते हैं, ना कि वो साइकिलिंग करें बल्कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। अब ये हमारा ये 36th एडिशन था जो कि एनसीसी के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि दिल्ली में बल्कि देश के कई अन्य जगहों पे भी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग एक जगह जुड़कर और इतने सारे इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है। इस बार फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स ने एकता और अनुशासन के साथ साथ फिट इंडिया के नारे को भी बुलंद किया। फिटनेस के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है एंड यहाँ का सराउंडिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको सपोर्टिव सराउंडिंग मिलता है काफ़ी। दिस इज वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स, इट वाज गुड और सबको आना चाहिए। बाकी साइकिलिंग करते हुए तो मज़े आते ही हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मैंने स्किपिंग, साइकिलिंग बहुत सारा करा। मैं अगले संडे फिर आऊँगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे यूथ इकट्ठा हो रहा है, साथ साइकिलिंग कर रहा है। एक तरह का फन हो जाता है और दूसरी तरह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे साइकिलिंग बहुत अच्छी है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई फिट इंडिया मुहिम का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। यह मुहिम देश में जहां फिटनेस के प्रति जागरूकता फैला रही है, तो वहीं समाज में साइकिलिंग कल्चर को भी प्रमोट कर रही है। संडेज ऑन साइकिल में मौका था एकता और अनुशासन के मंत्र के साथ फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के संकल्प को दोहराने का, जिसमें देश भर में हजारों एनसीसी कैडेट्स ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूत किया। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।